दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। यस बैंक में दो बार बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। एक बार देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने के ऊपर जब 2020 में फिर से यस बैंक की शुरुआत की गई तो एसबीआई के साथ में दूसरी इंडिया की बैंकों ने हिस्सा लिया और एक नई शुरुआत की गई। 10 रुपये की प्राइस में उनको शेयर दिए गए। दूसरी बार एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बड़ा निवेश आया करीब 8,000 करोड़ का और उसमें स्टेक ली गई दो इंटरनेशनल कंपनियों ने, एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल ग्रुप। अब उसमें से कार्लाइल ग्रुप ने अपनी कुछ स्टेक बेची है क्योंकि उनकी खरीदारी 14.80 के आसपास थी। अब जो प्राइस उन्होंने बेची वो 25 के आसपास है। तो यहाँ पे आगे की अब क्या रणनीति बनने वाली है, यस बैंक में आखिर होने क्या वाला है, तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आगे की रणनीति डिस्कस की गई जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई यस बैंक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय हमें एक मल्टी बैग रिटर्न दे सके। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक की परफॉर्मेंस को देख ले फ्राइडे के दिन के हिसाब से तो क्लोजिंग थोड़ी सी निगेटिव रही है 22.50 के आसपास, जहाँ पे 0.45% की यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई और पिछले कई दिनों से स्टॉक गिरावट की चपेट में बिल्कुल है और रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे तेज़ी बन नहीं पाई और बहुत सारे ब्रोकेज हाउस ने सेल की रेटिंग दे दी जिससे जो खरीदारी का थोड़ा सा माहौल है वो डगमगा गया और दूसरी तरफ यहाँ पे कार्लाइल ग्रुप की तरफ से होल्डिंग भी बेची गई बड़ी। अब यहाँ पे आगे की क्या रणनीति हो सकती है तो देख सकते हो कि यस बैंक के शेयर में इस समय जो स्टोरी है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। लंबे अरसे से स्टॉक 10 से 13 के जोन में कंसोलिडेट होता रहा है, उसके बाद में तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदली। हाल में आए नतीजों से लगता है कि यस बैंक को बेचने के लिए सजाया जा रहा है। एसबीआई को भी सरकार से यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी मिल चुकी है और आरबीआई ने भी मंजूरी दे दी है। अब इस स्टॉक में आगे की क्या रणनीति हो सकती है इसी को लेकर आप देखें तो यहाँ पे एयू कैपिटल के राजेश अग्रवाल ने अपनी रणनीति बताई है। तो राजेश अग्रवाल की राय है कि जिसके पास यस बैंक के स्टॉक है वो इसमें बने रहे यानी स्टॉक न बेचे। जिनकी जोखिम क्षमता ज़्यादा है उनको 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। राजेश को यह भी लगता है कि यस बैंक को चौथी तिमाही के नतीजों को खरीदारों को लुभाने के लिए सजाया गया है। कार्लाइल ग्रुप ने हाल में ही 2% की स्टेक अपनी बेची है और कार्लाइल ग्रुप ने दूसरी बार अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन अभी उनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग बाकी है। तो फिलहाल एसबीआई के पास 25% से ऊपर की स्टेक है। हालांकि एसबीआई और कोटक की तरफ से अभी हिस्सेदारी बिक्री पर कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से निवेश करने के लिए ज़्यादा जोखिम उठाने के इच्छुक निवेशक इस स्टॉक में थोड़ा गिरावट पर नया निवेश कर सकते हैं। यानी अभी फिलहाल लग नहीं रहा कि जल्द ही यहाँ पे एसबीआई अपनी स्टेक बेचेंगे क्योंकि एसबीआई के मैनेजमेंट की तरफ से दिनेश खारा ने भी कहा है कि अभी फिलहाल हम इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहे, तो ये समय लग सकता है। और ऐसे में जो रिस्क ले सकते हैं वो निवेशक निवेश कर सकते हैं, डिप में खरीदारी कर सकते हैं। अगर बैंक में कुछ भी सुधार आता है तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी कोई भी पॉजिटिव खबर आती है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वैसे भी देखें तो ये कोई स्टॉक में ज़्यादा अच्छी है तेज़ी बनी भी नहीं है। 30 रुपये के ऊपर जाके स्टॉक फिर से अगर आपको 22 रुपये के आसपास मिलता है तो खरीदारी का मौका बन सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एनबीएफसी लगभग 15 ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए जिसमें टाटा कैपिटल और टाटा क्लीनटेक भी शामिल है। तो पिछले दिनों देखें तो अब एक तरह से सफाई अभियान चल रहा है, चाहे सेबी हो या आरबीआई हो। इस फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश करें। आने वाले समय जो निवेशक है उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गोल्ड लोन के ऊपर आप देखें तो बहुत सारा बंधन लगा दिया गया है और दूसरी तरफ बैंकों के ऊपर भी, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, उनके ऊपर भी बहुत सारे बंधन लगाए गए। अब ऐसे में बहुत सारी एनबीएफसी है जो अपने लाइसेंस सरेंडर कर रही है क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो बिजनेस आगे कर पाए। यानी एक तरह से मार्केट से प्लेयर कम हो रहे हैं, ये आप समझ सकते हो। तो 10 मई को आरबीआई ने कहा है कि 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसी ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरबीआई को सौंप दिया है। आरबीआई की रिलीज के अनुसार 6 एनबीएफसी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के कारण अपने लाइसेंस सरेंडर किए। तो यानी 6 जो एनबीएफसी थे वो अब इस बिजनेस से बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनमें घबराहट फैल चुकी है। जो पहले बहुत लोग फर्जी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइसेंस ले लेते और फिर उनको गलत तरीके से उनसे ब्याज वसूलते थे, अब वो आरबीआई उसके ऊपर सख्त हो चुकी है। तो उनको लगने लगा कि अब तो कोई प्रॉफिट बचा नहीं है, तो इस बिजनेस से बाहर निकला जाए। तो ये लाइसेंस अब सरेंडर करने लगे। यानी अब जो मजबूत बैंक है उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकल के आ रही है, वो अब यहाँ पे बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एनबीएफसी अगर देखें तो वियान ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ड्रैप लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ज्वेल स्ट्रीप प्राइवेट लिमिटेड, रिवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अंशु लीजिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड और एवीबीपी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनियां जिन्होंने अपने लाइसेंस वापस दे दिए, उनको अब समझ में आ गया कि वो आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। साथ में 9 एनबीएफसी ने लाइसेंस भी सरेंडर किए, जिन्होंने अब आप देखें तो अपने जो बिजनेस है बिजनेस को मर्जर कर लिया है। यानी बहुत सारी एनबीएफसी जो अलग अलग जो सब्सिडीज के माध्यम से बिजनेस करते हैं, अब वो कर नहीं पा रहे, बल्कि वो अपने बिजनेस को मर्जर करें ताकि आने वाले समय में जो एक मजबूती के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो इसमें देख लो कि टाटा ग्रुप भी शामिल है और दूसरी और कंपनियां जिन्होंने भी अपने लाइसेंस 9 एनबीएफसी ने लाइसेंस सरेंडर किए, जिनकी अलग अलग वजह, तो वो अब लीगल एंटिटी नहीं रह गए, इसकी वजह से भी इन्होंने अपने लाइसेंस वापस किए। लेकिन ये जो बात है ये साबित कर रही है कि यस बैंक जैसी बैंकों के लिए अब अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़े। जो एनबीएफसी की जो बिजनेस था वो जगह खाली हुई है, वो यहाँ पे इस जगह को ले सकते। अब दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से, जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि जो लोन बांट रहे हैं उसमें प्रोविजन आपको हाई रखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए, जिससे अब एक चिंता की बात ये बनने लगी कि जो हाईवेज़ के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, दूसरी जो सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए, क्या वो प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि देखिए कि रोड मिनिस्ट्री की तरफ से करीब 53 टोल प्रोजेक्ट है, जिसमें 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होंगे। लेकिन बैंकों की तरफ से प्रोविजन रखने का जो मामला बढ़ाया गया आरबीआई की तरफ से, उसमें हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट डिले हो जाए और जल्दी से जल्दी इनके लिए फाइनेंशियल मिल ना पाए। तो कुल मिला के रिजर्व बैंक का जो फैसला है वो एक जो इंफ्रा प्रोजेक्ट में बूम आया उस पर कुछ कमी ला सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो देखना होगा सरकार इसके लिए क्या कदम उठाए। लेकिन जो भी है, सरकार इस समय पारदर्शी तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल निकल के आता है कि यहाँ पे एसबीआई की जो 26.13% की स्टेक है, क्या वो इस समय बेचेंगे? साथ में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है, इनकी भी स्टेक है। तो बातचीत चल रही है। अभी सबने अपनी तरफ से खुलकर नहीं कहा है कि वो यहाँ पे अपनी स्टेक बेचेंगे। दूसरी तरफ देखें तो 2 बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया था और आप देखो कि 29 जून 2022 को यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था एफडीआई के माध्यम से, कार्लयल ग्रुप की तरफ से और एडवेंट इंटरनेशनल की तरफ से। अब ये 2 निवेशक आए थे जिन्होंने एक काफ़ी बड़ी राहत दी थी। यस बैंक को मजबूती मिली उनके बड़े निवेश की वजह से, क्योंकि करीब ये देख लो कि 8,900 करोड़ का भारी भरकम उन्होंने निवेश किया था और उनको 10% की हिस्सेदारी दी गई थी। अब देख सकते हो कि इसमें से जो एडवेंट इंटरनेशनल तो अभी इतनी सारी बेचने की कोई अभी विचार या उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन कार्लयल ग्रुप लगातार अपना कुछ निवेश बेच रहे। तो कार्लयल ग्रुप की तरफ से देखें तो 2 बार अपने निवेश को उन्होंने बेचा है। तो एक बार आप देखें तो उन्होंने 1.4% की स्टेक बेची है, करीब 1057 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने अपने शेयर बेचे हैं। और दूसरी बार आप देखें तो इन्होंने 2% के आसपास की स्टेक बेची, यानी 1500 करोड़ के शेयर बेचे। तो ये देख सकते हो कि अभी भी उनकी स्टेक काफ़ी बड़ी है, यानी जो उन्होंने स्टेक बेची है वो 3.25% के आसपास की स्टेक बेची है 10% में। तो अभी भी उनका काफ़ी बड़ा निवेश है। हो सकता है कि आने वाले समय वो और निवेश बेचे या थोड़ा अभी वेट करे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यस बैंक के लिए संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, वो है अलग अलग ब्रोकेज हाउस जो सेल की रेटिंग देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 12 एनालिस्ट है जो इसको कवर करते हैं। 3 इसमें होल्ड की रेटिंग दे रहे, 3 सेल की रेटिंग दे रहे और 6 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दे रहे। इसका मतलब ये हो गया कि 12 में से सिर्फ 3 जो मार्केट एक्सपर्ट है या एनालिस्ट है वही इसमें खरीदारी की सलाह दे, बाकी जो 9 है उनकी तरफ से बिकवाली की सलाह। और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक की प्राइस में गिरावट होती है। लेकिन आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए, देख सकते हो कि अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया यस बैंक में। एक तरफ तो ये सारे म्यूचुअल फंड के जो ब्रोकेज हाउस है वो सेल की रेटिंग दे, तो दूसरी तरफ वो खुद ही माल उठा रहे। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसमें आपको सारा समझ में आएगा मैटर कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे भ्रमित करके उनसे माल दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ बने रहेंगे तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।